नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बात की बात पर। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह, आर्क एंड पार्क क्लिनिक से। और आज मैं आपको बताऊंगा रिमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले रिमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाले इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होते हैं, क्या करते हैं। आज के इस वीडियो का संदर्भ ऐसा है कि आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, जो हर वर्ष मनाया जाता है इस दिन पर। और प्रतिवर्ष एक थीम जारी की जाती है कि इस बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें किस बात पर फोकस करना है। तो इस बार की थीम है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ज़रूर कुछ करें, ऐसा करें जिससे कि आर्थराइटिस के बारे में अवेयरनेस फैले, ना सिर्फ मरीजों में बल्कि जनरल प्रैक्टिशनर्स में, फार्मा इंडस्ट्री में और जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनमें। तो गठिया के मरीजों का वास्ता किन डॉक्टरों से पड़ता है? अमूमन गठिया के मरीज वैसे तो किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हैं अपने शुरुआती लक्षण के समय, परंतु जब भी मरीज कुछ विशेष उपचार के लिए डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो वो प्रायः या तो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं या फिर उन्हें रिमेटोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी जाती है। और कभी कभी जब मरीज़ दवाइयाँ कम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की सोचते हैं। इसके अलावा कई मरीज़ हैं जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में भरोसा करते हैं, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में जाकर इलाज कराते हैं। और कभी कभी कुछ अभागे मरीज़ कुछ बाबाओं और झोलाछाप डॉक्टरों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन का मुझे बहुत ज्ञान तो नहीं है, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और बाबाओं और झोलाछाप डॉक्टरों पर चर्चा करके मैं आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, इसलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं इस चर्चा के साथ कि ऑर्थोपेडिशियन, रिमेटोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं गठिया के मरीजों के लिए। सभी जानते हैं कि ऑर्थोपेडिशियंस वो डॉक्टर होते हैं, वो सर्जन होते हैं जो जोड़ों से, हड्डियों से संबंधित सर्जरी करते हैं। कभी फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर रिमेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी तो नहीं करते, प्लास्टर भी नहीं लगाते, पर ये भी हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ऑर्थोपेडिशियन और रिमेटोलॉजिस्ट की तुलना करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे जब मरीजों को, किसी भी मरीज़ को हार्ट से संबंधित बीमारी होती है और बीमारी में ऐसा लगता है कि सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे कार्डियक बाईपास की, कोरोनरी बाईपास की ज़रूरत पड़ती है, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन उसका ऑपरेशन करते हैं। परंतु जब हार्ट की प्रॉब्लम मेडिकल या मेडिसिन की दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, तब उसे कार्डियोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। उसी प्रकार किसी को अगर हेड इंजरी हो जाए, ब्रेन में कोई बड़ा ट्यूमर हो जाए, तो वो न्यूरोसर्जन से सर्जरी कराते हैं। परंतु जब दिमाग में या स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसी बीमारी हो जो मेडिकल कंडीशन हो, जो दवाइयों से ठीक की जा सकती हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट उसका इलाज करते हैं, जैसे लकवा जैसी बीमारी जब होती है। उसी प्रकार किडनी और पेशाब से संबंधित अंगों में होने वाले सर्जिकल प्रॉब्लम के लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं, यूरोसर्जन होते हैं। तो वहीं मेडिकल कंडीशन के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। दोनों ही एक ही तरह के अंगों का इलाज करते हैं, पर एक सर्जरी के द्वारा इलाज करते हैं और कुछ दवाइयों से इलाज कराते हैं। उसी प्रकार हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारी में अगर सर्जरी की ज़रूरत हो, तब ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। परंतु अगर सिर्फ दवाइयों से, इंजेक्शन से इलाज होना है, तो रिमेटोलॉजिस्ट उसका इलाज करते हैं। परंतु जब मरीज किसी रिमेटोलॉजिस्ट को ढूंढते हुए पहुंचते हैं उसके पास, तो कई बार उसे देखने में मिलता है कि डॉक्टर तो इम्यूनोलॉजिस्ट है, तो समझ नहीं पाते हैं कि रिमेटोलॉजिस्ट कौन होता है, इम्यूनोलॉजिस्ट कौन होता है। तो इसके बारे में क्या भेद है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में।
पहले थोड़ी चर्चा हम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो ना तो दवाइयाँ देते हैं ना सर्जरी करते हैं, पर कुछ एक्सरसाइज, प्रिकॉशंस और दूसरे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ में मरीज को आराम देते हैं, देने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसका विकल्प तो नहीं होते हैं, पर एक सफल इलाज के लिए रूमेटोलॉजिस्ट को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, ऑर्थोपेडिशियन को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूरोलॉजिस्ट को भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम चर्चा करते हैं कि रूमेटोलॉजी में क्या मरीज़ देखे जाते हैं और इम्यूनोलॉजी में किस तरह के मरीज़ देखे जाते हैं। जाहिर सी बात है, रूमेटोलॉजी मतलब जोड़ों से, गठियावात से संबंधित मरीजों का डॉक्टर, जो प्रायः जोड़ों पे असर करती हैं बीमारियां, उनका इलाज करते हैं। पर जोड़ों के साथ साथ कई बार ये बीमारियां मांसपेशियों पे भी असर करती हैं, हड्डियों पे भी असर करती हैं। गठियावात संबंधित बीमारियां कभी कभी लिगामेंट्स पे भी असर डालती हैं। लिगामेंट्स वो संरचनाएं होती हैं, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती हैं। कभी कभी ऐसी बीमारियां टेंडन्स पे भी असर करती हैं। टेंडन्स वो रचनाएं होती हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ती हैं। तो गठियावात के मरीज रूमेटोलॉजिस्ट इन बीमारियों का इलाज करते हैं। पर बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने की है कि गठियावात सिर्फ जोड़ों, हड्डियों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स में असर करने वाली बीमारी नहीं है। ये शरीर के अंदरूनी अंगों पे भी असर कर सकता है, जैसे कि ये फेफड़े पे असर कर सकता है, ये किडनी पे असर कर सकता है, ये आपके मस्तिष्क पे असर कर सकता है। तो चूंकि रूमेटोलॉजिस्ट बेसिकली मेडिकली ट्रेंड होता है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है मूल रूप से, तो वो गठियावात का जब असर इन अंगों पे पड़ रहा होता है तो उसे सही तरीके से पहचान सकता है, सही तरीके से उसका उपचार कर सकता है। परंतु एक ऑर्थोपेडिशियन चूंकि बेसिकली एक सर्जन होता है और मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरह नहीं सोच सकता, इसलिए कई बार वो गठियावात का असर जब तक जोड़ों पे पड़ रहा है तब तक तो वो काफ़ी हद तक सही उपचार करता है, पर गठियावात का असर कब फेफड़े पे पड़ रहा है, कब दिमाग पे पड़ रहा है, कब किडनी पे पड़ रहा है, इसका आकलन सही से नहीं कर पाता है। इसलिए गठियावात के मरीज को शुरुआती स्टेज में जब सर्जरी की ज़रूरत ना हो तो एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास ही इलाज कराना चाहिए। अब हम देखें कि इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर क्या करते हैं इलाज। तो इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर क्या इलाज करते हैं बताने से पहले मैं आपको एक ब्लड रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। एक नॉर्मल सी ब्लड रिपोर्ट है जिसे हम हीमोग्राम कहते हैं या सीबीसी भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो प्रायः सभी डॉक्टर सभी मरीजों में एक बेसिक टेस्ट के रूप में करते हैं, देखने के लिए कि मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है, और तीसरा देखते हैं WBC कितना है, जो रिपोर्ट में कभी कभी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के रूप में भी दर्शाई जाती है। तो ये जो WBC हैं ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के ज़रूरी हिस्सा है। और ये 5 प्रकार के होते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल, मोनोसाइट और बेसोफिल। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, जो इन 5 आधार स्तंभों से बना है, इसमें कभी कभी कुछ विकार आ सकते हैं। यह इम्यून सिस्टम बहुत ही जटिल है। ये सभी सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मिलकर एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो चूंकि ये बहुत ही जटिल प्रणाली है तो इसमें कई बार कुछ कुछ विकार आ जाते हैं जिस वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। तो इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर इस इम्यून सिस्टम में होने वाले डिफेक्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। कभी कभी इन्हें हम एलर्जिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन से कभी कभी एलर्जी होने लगती है, कभी कभी दमा की बीमारी शुरू हो जाती है। तो इम्यूनोलॉजिस्ट को कभी कभी एलर्जिस्ट भी कहा जाता है। बहुत बार इम्यूनोलॉजिस्ट अपने आप को रूमेटोलॉजिस्ट कहलाना भी पसंद करते हैं, क्योंकि वो जोड़ों से संबंधित ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं जिसमें इम्यून सिस्टम डिफेक्टिव होता है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि रूमेटोलॉजी में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। वैसे तो रूमेटोलॉजी में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के आर्थराइटिस वगैरह आते हैं, परंतु यहाँ पर मैं कुछ 8, 10, 15 ही आपको गिना पाऊंगा। इस रेड सर्कल के अंदर आप देख सकते हैं वो बीमारियां जो रूमेटोलॉजी के डॉक्टर देखते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है। नॉन स्पेसिफिक पेन होता है बहुत बार पेशेंट पे, जिससे कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं दे सकते।
इसके अलावा कुछ पेशेंट में एंकारेजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, पॉलीमायसाइटिस होता है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा होता है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट नाम की बीमारी होती है। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँ कि जितने प्रकार के भी गठियावात होते हैं उसमें से सिर्फ एक गठियावात ऐसा होता है जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, और वो है ये गाउट। और बाकी जो दूसरे गठियावात हैं वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होते हैं। गाउट के अलावा फाइब्रोमाइल्जिया भी एक कंडीशन होती है जिसमें शरीर में काफ़ी दर्द होता है। लूपस एक बीमारी होती है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस, काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। इसके अलावा जोगरेन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिससे मरीज की आंखों में आंसू बनना कम हो जाता है, मुंह में थूक बनना कम हो जाता है। वैस्कुलाइटिस एक ऐसी बीमारी होती है जो खून की नलियों पर असर डालती है, उन पर सूजन पैदा करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाती हैं, जो शरीर के किसी भी हिस्से में असर कर सकती हैं। और उसी हिसाब से मरीज को लक्षण भी रह सकते हैं, किडनी के लक्षण भी रह सकते हैं, फेफड़े के लक्षण भी रह सकते हैं, जोड़ों के लक्षण भी रह सकते हैं वैस्कुलाइटिस के पेशेंट में। कुछ मरीजों में एक बहुत कॉमन है ये बेनाइन जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम, जिसमें जोड़ बहुत लचीले होते हैं। फिर कुछ मरीजों में सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म होता है, जैसे टेनिस एल्बो आप सभी ने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर को जो हुआ था। इसके अलावा कई बार शरीर में अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, लूज मोशन होता है, उसके रिएक्शन के रूप में कई बार जोड़ों में दर्द होता है, जिसे हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं या मौसमी गठियावात भी कह सकते हैं, जो कुछ मरीजों में अपने आप ही कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है साधारण दवाओं के साथ ही। फिर एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस, जब इन्फेक्शन सीधे जोड़ के अंदर चला जाता है तब उसे कहते हैं कि जोड़ में इन्फेक्शन हो गया है। वैसे तो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है जोड़ के अंदर, जो द्रव होता है, चिकनाहट होती है, वो बहुत इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होती है। तो सेप्टिक आर्थराइटिस प्रायः ज़्यादा नहीं देखा जाता है, पर बहुत बार जोड़ के बहुत से सूजन को सेप्टिक आर्थराइटिस कह दिया जाता है, पर यह बहुत ही रेयर कंडीशन है। फिर कुछ मरीजों में फ्रोजन शोल्डर होता है, कंधे के आसपास सूजन आ जाती है, मूवमेंट कम हो जाता है कंधे का। तो जितनी भी बीमारियां इसमें मैंने गिनाई अभी आपको, इसमें से कुछ बीमारियों में इम्यून सिस्टम जिम्मेदार होता है नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये जो पीले सर्कल में आप देख रहे हैं, ये वो बीमारियां हैं जिसमें इम्यून सिस्टम डैमेज करता है जोड़ों को। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो गठिया का सबसे मुख्य प्रकार है, इसमें इम्यून सिस्टम का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बढ़ती उम्र के साथ होता है, मुख्य रूप से टूट फूट वाली गठिया के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा अन्य बीमारियां भी हैं जैसे सॉफ्ट टिश्यू रिमेटिज्म, फ्रोजन शोल्डर, इनमें भी इम्यून सिस्टम बहुत इन्वॉल्व नहीं रहता है। पर ये जो दो बीमारियां हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस और गाउट, इसमें इम्यून सिस्टम का जरूर महत्व रहता है। सेप्टिक आर्थराइटिस में जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन तो जोड़ों को नुकसान पहुंचाता ही है। उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इम्यून सिस्टम का जो अटैक होता है जोड़ों पे, उससे भी जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। उसी तरह गाउट में जैसे मैंने बताया, यूरिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है क्रिस्टल्स के रूप में, और उन क्रिस्टल्स को, उस कचरे को साफ करने के लिए इम्यून सिस्टम जो हमला करता है, साफ करने की कोशिश करता है, उससे जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। तो इम्यून सिस्टम सेप्टिक आर्थराइटिस और गाउट में एक्टिव होता है नुकसान पहुंचाने में। परंतु इम्यून सिस्टम में एक विशेष अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के स्वस्थ अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। कहना चाहिए कि इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधी क्षमता आत्मघाती हो जाती है। तो ये जो ब्लू सर्कल के अंदर बीमारियां आप देख रहे हैं, ये वो बीमारियां हैं जिसमें गठियावात होता है, और ये ऑटो इम्यूनिटी के कारण होता है। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा वगैरह शामिल हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटो इम्यूनिटी से होने वाली कुछ अन्य बीमारियां भी होती हैं जिनमें जोड़ों पे, मांसपेशियों पे कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम पैनक्रियास को नुकसान पहुंचाता है, तो इंसुलिन ठीक से नहीं बनता है शरीर में, मरीज को शुगर की बीमारी हो जाती है। इसी प्रकार सीलियाक डिजीज़ है, जिसे ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अतड़ियों के अंदर कुछ नुकसान होता है इम्यून सिस्टम की वजह से, जिससे कि गेहूं से बनी हुई चीज़ें मरीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर पर्निशियस एनीमिया है,
गिलेन-बारे सिंड्रोम है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन सभी बीमारियों में भी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे शरीर की नसों को, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जहां पर नसें मांसपेशियों से जुड़ती हैं और मांसपेशियों तक सिग्नल पहुंचाती हैं दिमाग से कुछ भी काम करने के लिए, तो उस जंक्शन पे कुछ खराबी आती है और वो खराबी आती है इम्यून सिस्टम की वजह से। तो माइस्थेनिया ग्रेविस भी एक ऐसी बीमारी है, इसमें भी कुछ कमजोरी और हल्के फुल्के दर्द के रूप में लक्षण रह सकते हैं। फिर एड्स एक ऐसी अवस्था है जिसमें इम्यून सिस्टम में खराबी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कभी कभी इनमें जोड़ों में भी असर पड़ने लगता है, तो ऐसे मरीज़ कई बार रूमेटोलॉजी के डॉक्टर के पास भी आ जाते हैं, पर इन मरीज़ों में प्रायः ऑटो इम्यूनिटी नहीं होती है या बहुत कम होती है। फिर एक नई और अवस्था है जिससे अभी पहचाना गया है पिछले 2 दशकों में, जिसे हम कहते हैं ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो बीमारी होती है जो मैंने बताया अभी तक, इसमें जो ब्लू सर्कल के आप के अंदर देख रहे हैं, तो ऑटो इम्यूनिटी वाली बीमारियां वो होती हैं जिसमें आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है उसमें डिफेक्ट आ गया है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो होता है जो हमारा शरीर धीरे धीरे डेवलप करता है, जन्मजात रूप से वो इम्यूनिटी हमारे शरीर में नहीं होती है। जो इम्यूनिटी हमारे शरीर में जन्मजात रूप से होती है उसे हम कहते हैं कि जन्मजात रोग प्रतिरोधी क्षमता या इननेट इम्यूनिटी। तो अगर इननेट इम्यूनिटी में खराबी आ जाए तो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। तो ये जो वाइट सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं ये वो बीमारियां हैं जिसमें ऑटो इम्यूनिटी भी है या ऑटो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और इनका असर जोड़ों पे, मांसपेशियों पे, हड्डियों पे पड़ रहा है। तो ऐसे मरीजों को रूमेटोलॉजी के डॉक्टर भी देखते हैं और इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर भी देखते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि इम्यूनोलॉजी के डॉक्टर, जो गठिया के सबसे मुख्य प्रकार हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, उन्हें देखना पसंद नहीं करते, उनका इलाज करना पसंद नहीं करते। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट होने के लिए डॉक्टर को इम्यून सिस्टम और उसके विकारों की अच्छी समझ होना चाहिए, तभी वो सटीक इलाज कर सकते हैं गठिया से पीड़ित मरीजों का, उन गठिया से पीड़ित मरीजों का जिनमें इम्यून सिस्टम में खराबी है। वहीं दूसरी ओर एक इम्यूनोलॉजिस्ट को रूमेटोलॉजिस्ट कहलाने के लिए ज़रूरी है कि वह उन मरीजों का भी इलाज करे जिनका गठिया रोग प्रतिरोधी तंत्र की खराबी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि बढ़ती उम्र या कमजोरी की वजह से हुआ हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है। आज के वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है कि रूमेटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी काफ़ी हद तक एक जैसी बीमारियों से संबंधित फील्ड है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।